साल 2006 का दिसंबर का महीना, नोएडा के सेक्टर 31 की एक गली, वो गली जहां बड़े बड़े बंगले थे, अमीर लोगों की कॉलोनी और दिल्ली से बस कुछ किलोमीटर दूर वहां पर एक नाला था और उसी नाले में सफाई के दौरान 3 दिसंबर को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सफाई करने वाले वहीं रुक गए। एक इंसानी हाथ सड़ा हुआ, कटा हुआ नाले में पड़ा हुआ था। अब पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस आती है। पुलिस ये सीन देखती है और जवाब में कहती है कि वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। पुलिस ने कहा कि ये किसी जानवर का मांस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कह के पुलिस चली गई। लेकिन इस बार 2 लोग थे जो नहीं माने। वो 2 बाप जिनकी बेटियां इस इलाके से गायब हुई थीं और जिन्हें पुलिस ने महीनों से नजरअंदाज किया था। इसके बाद वो दोनों रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट एससी मिश्रा के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि D5 बंगले के पीछे उनके सवालों के जवाब हैं और इसके आने वाले दिनों में जो कुछ होता है वो इंडिया के क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे डेंजरस चैप्टर्स में से एक है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। साल 2005-2006 का नोएडा, दिल्ली से लगा हुआ शहर जो तेजी से बड़ा हो रहा था। आईटी पार्क्स बन रहे थे, अपार्टमेंट्स बन रहे थे, बिल्डर्स आ रहे थे और पैसे वाले लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और उसी नोएडा के किनारे पर था निठारी गांव, सेक्टर 31, जहां बड़े बड़े बंगले थे और उन्हीं बंगलों के पीछे रहते थे वो लोग जिनके बच्चे उन बंगलों में काम करते थे। मजदूर, नौकर, छोटे दुकानदार और रिक्शा खींचने वाले। मतलब एक गली और 2 दुनिया। और इसी सेक्टर 31 में एक बंगला था D5, बड़ा सा बंगला जिसमें रहते थे मुनिंदर सिंह पंढेर, 55 साल के बिजनेसमैन, अमीर आदमी, और नोएडा में ये उनका बंगला था। हालांकि दिल्ली में भी उनकी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो अक्सर दिल्ली आते जाते रहते थे। बंगले में उनके साथ उनका एक नौकर रहता था, नाम सुरेंद्र कोली, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला। 1970 में उसका जन्म हुआ। अब वो उस घर में खाना बनाता था, घर की देखभाल करता था और घर का हर काम उसी का था। घर का हाउस हेल्प था और केयरटेकर की तरह भी वही रहता था। और जो पड़ोस में गरीब परिवार रहते थे उनके बच्चे अक्सर उस इलाके में खेलते थे, उन्हीं गलियों में, नालों के पास और उन बंगलों के अगल बगल। अब 2003 में अजीब चीजें शुरू हुई। बच्चे गायब होने लगे। 2003 और 2004 में निठारी और आसपास के इलाकों से बच्चे और महिलाएं गायब होने लगी। माँ बाप थाने जाते और पुलिस से गुहार लगाते। पुलिस ने या तो FIR ही दर्ज नहीं की या जो दर्ज की होगी उस पर कोई काम नहीं किया। पुलिस का हर बार यही जवाब होता था कि तुम्हारे बच्चे भाग गए होंगे, नहीं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चले गए होंगे, या तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से घर से नाराज होकर चले गए होंगे। पेरेंट्स अब खाली हाथ थाने से लौट आते थे। इस बीच 8 फरवरी 2005 को एक 14 साल की लड़की गायब हो गई। नाम था रिंपा हल्दर। उसके माँ बाप ने कई बार पुलिस के पास जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और रिंपा की रिपोर्ट कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई। और फिर कुछ महीने बाद मार्च 2005 में उसी गली में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। एक बॉल D5 और D6 के बीच के नाले में गिरी। एक लड़का बॉल उठाने गया और वहां पर उसे एक प्लास्टिक बैग दिखा जिसे उसने उठा लिया। उसके अंदर कुछ था। खोलने पर निकला एक इंसानी हाथ। बच्चे डर गए और दौड़कर ये बात उन्होंने बड़ों को बताई और ये बात बड़ों ने पुलिस को बताई। पुलिस आई और आकर के उन्होंने देखा और कहा कि ये किसी जानवर का मांस है, एनिमल कार्कस। उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से रहिए, और इतना कहकर वो चले गए। प्रोसिक्यूशन विटनेस के कोर्ट में दिए गए बयानों में यह बात दर्ज है। पुलिस ने उस हाथ को जानवर का मांस बताया और इस पूरे मामले को दबा दिया। अब उसी साल 4 जून 2005 को एक 5 साल की बच्ची गायब हुई। उसका नाम था छोटी कविता। वो भी उसी इलाके से गायब हुई।
2005 गुजरता रहा, लोग गायब होते रहे, माँ बाप थाने जाते रहे, पुलिस इग्नोर करती रही। ऐसा करते करते साल 2006 आ गया। 7 मई 2006 एक 20 साल की लड़की ने अपने पापा नंदलाल को बताया कि वो कहीं बाहर जा रही है। उसका नाम पायल सरकार। वो घर से निकली लेकिन कभी वापस नहीं आई। नंदलाल थाने गए और पुलिस ने कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिया। वो 1 महीने तक लगातार थाने जाते रहे। फिर वो नोएडा के तत्कालीन एसएसपी के पास गए। एसएसपी ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर नंबर 838/2006। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पाया कि पायल का मोबाइल फोन अभी भी यूज हो रहा था। सिम उसका था लेकिन फोन किसी और के हाथ में था। डिजिटल सर्विलांस से पता चला कि उस फोन से किसने कॉल की थी, जिसके बाद एक रिक्शे वाले तक पहुंचा गया और उसने कंफर्म किया कि वह फोन D5 बंगले के किसी व्यक्ति के पास से आया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और यह पाया कि सुरेंद्र कोहली ने पायल को उसके गायब होने से ठीक 1 दिन पहले कॉल की थी। और इसके तुरंत बाद पुलिस कोहली को उठा लेती है पूछताछ के लिए, लेकिन पंढेर उसकी बेल करा लेता है क्योंकि पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत नहीं था। नंदलाल को लगा कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, जिसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पिटीशन दायर की। अब सीजेएम ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया और अब इस कोर्ट ऑर्डर ने वो धागा पकड़वाया जिसने पूरी की पूरी गुत्थी सुलझाई। 3 दिसंबर 2006 उसी सेक्टर 31 की मेन रोड पर ड्रेन की सफाई चल रही थी, D1 से D6 के बंगलों के सामने। सफाई करने वालों को ड्रेन में फिर से कुछ मिला, एक और इंसानी हाथ। अब इस बार जो 2 बाप थे वो SC मिश्रा के पास गए। उनकी बेटियां गायब थी और वो जानते थे कि इसका जवाब D5 के पास है। मिश्रा उनके साथ गए और उन्होंने D5 के पीछे ड्रेन देखी और उसमें एक सड़ा हुआ हाथ था। एक बार फिर से पुलिस को बुलाया जाता है और 26 दिसंबर 2006 मुनिंदर सिंह पंढेर को D5 के बाहर हिरासत में ले लिया गया और इधर 27 दिसंबर 2006 को सुरेंद्र कोहली को भी उठा लिया गया। हालांकि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में इस डेट को लेकर विवाद है। पंढेर के ड्राइवर पान सिंह ने कोर्ट में कहा कि 25 दिसंबर को जब पुलिस कोहली को ढूंढने आई तो वो अपने गांव उत्तराखंड में था। वो उसे वापस निठारी लाया और 27 दिसंबर को पुलिस स्टेशन छोड़ा। प्रोसिक्यूशन ये कभी डेट साबित ही नहीं कर पाई और 29 दिसंबर 2006 कोहली ने कन्फेशन दे दिया कि उसने ही पायल को मारा था और उसने बॉडी डंप करने की जगह भी बता दी। पुलिस डिगिंग के लिए गई, लेकिन जब तक पुलिस D5 पहुंचती पड़ोस के लोग वहां पहुंच चुके थे। मीडिया के कैमरास थे, क्राउड था और डिगिंग पहले से शुरू हो चुकी थी। और फिर जमीन से जो निकला उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हड्डियां, बच्चों की, महिलाओं की, और मिली खोपड़ियां, कपड़ों के टुकड़े एक के बाद एक। D5 के पीछे, D5 के सामने नाले में और D5 और D6 के बीच खाली जगह में हर जगह से कुछ ना कुछ निकलता रहा। और तो और 30 दिसंबर को और स्केलेटन्स मिले, जिसके बाद 31 दिसंबर तक CBI को बुलाने की मांग उठने लगी। 31 दिसंबर 2006 को 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, जिन्हें बार बार बताया गया था कि बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और उसी रात निठारी में एक एंग्री मॉब ने D5 बंगले पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी हुई और पुलिस से झड़प हुई। लोग मुलायम सिंह गवर्नमेंट को हटाने की मांग कर रहे थे और इधर पंढेर के घर के बाहर मौजूद लोगों का एक हुजूम था। वो माँ बाप जिनके बच्चे गायब हुए थे, वो पड़ोसी जिन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी, और वो लोग थे जिनको एक कहा गया था कि ये एक जानवर का मांस है। और अब उसी नाले से निकल रही थी बच्चों की खोपड़ियां। CBI के बुलाने से पहले एम्स और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स D5 पर आईं और जनवरी 2007 के बीच में वहां की गई खुदाई में 15 स्कल्स मिले।
कुछ सोर्सेस में 17 का जिक्र था, लेकिन सीबीआई ने ऑफिशियली 15 कंफर्म किए। डीएनए एनालिसिस हुआ और कुछ रिमेन्स आइडेंटिफाई हुए तो कुछ हो ही नहीं पाए। और 11 जनवरी 2007 को यूपी गवर्नमेंट ने केस सीबीआई को सौंप दिया, जिसके बाद सीबीआई ने सबसे पहले कोहली की 60 दिन की कस्टडी ली और उन 60 दिनों में सीबीआई को कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला, बस मिला एक कन्फेशन। जिसके बाद 27 फरवरी 2007 को सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दायर की कि कोहली कन्फेशन देना चाहता है, और 1 मार्च 2007 को कोहली का कन्फेशन स्टेटमेंट सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ। उस कन्फेशन में कोहली ने जो बताया वो सुनकर मजिस्ट्रेट भी सन्न रह गए। कोहली ने कहा कि वो बच्चों को चॉकलेट्स और मिठाई का लालच देकर D5 बंगले में ले जाता था, जिसके बाद वो उन्हें मारता था, सेक्सुअल असॉल्ट करता था और मारने के बाद भी सेक्सुअल असॉल्ट करता था, नेक्रोफीलिया। और उसने ये भी कहा कि उसने कुछ विक्टिम्स के शरीर के हिस्से खाए, कैनिबलिज्म। 9 छोटी लड़कियां, 2 छोटे लड़के और 5 अडल्ट लड़कियां, कुल 16 से ज्यादा विक्टिम्स का जिक्र उसने उस कन्फेशन में किया। हड्डियां और बचे हुए अवशेष वो D5 के पीछे और नाले में फेंक देता था। पंढेर के बारे में कोहली ने कन्फेशन में यह कहा कि वो अक्सर तब घर पर नहीं होते थे जब वो ये सब कर रहा होता था। लेकिन इस बीच एक और सस्पेक्ट था जिसका जिक्र उठा, पंढेर की मेड माया, जिस पर शक था कि वो महिलाओं को बंगले में लाने के लिए ल्योर करती थी। जिसके बाद माया को भी हिरासत में ले लिया गया। पंढेर के बारे में सीबीआई की जांच में कुछ केसेस में उनके इन्वॉल्वमेंट का आरोप था, जिसमें एक केस था पिंकी सरकार के मर्डर का। इसमें पंढेर को कन्विक्टेड किया गया, लेकिन यहां से एक नई परत शुरू हो गई, वो परत जो इस केस को सिर्फ एक सीरियल किलिंग की कहानी से कुछ और बना देती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, इनकंसिस्टेंसी सामने आने लगी। पहली बात यह कि कोहली की अरेस्ट की डेट 27 दिसंबर या 29 दिसंबर, ये कभी स्टैब्लिश ही नहीं हो पाया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 कहता है कि किसी को 24 घंटे से ज्यादा बिना जुडिशियल अप्रूवल के हिरासत में नहीं रख सकते। अगर कोहली 27 को अरेस्ट हुआ और 70 से ज्यादा घंटों के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो यह कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन था। और इधर प्रोसिक्यूशन कभी यह बात नहीं बता पाई कि आखिर अरेस्ट हुआ कब। दूसरी बात यह कि कोहली का कन्फेशन जिस पर पूरा केस टिका था वो वॉलंटरी था या नहीं। 60 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद सीबीआई ने कहा कि वो कन्फेशन देना चाहता है, और इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2023 में माना कि वो कन्फेशन वॉलंटरी नहीं था, इसके साथ वो रिलायबल भी नहीं था। तीसरी बात ये, जब कोहली ने कहा कि उसने पुलिस को बॉडीज तक लीड किया तो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ये आया कि जब पुलिस D5 पहुंची तो खुदाई पहले से हो रही थी। वहां पर भीड़ थी, मीडिया थी, और प्रोसिक्यूशन का सोल आई विटनेस कोहली को बॉडीज की तरफ पॉइंटिंग करते हुए नहीं देख सका। हाई कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटीज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव कोहलीज इन्वॉल्वमेंट इन लोकेटिंग द रिमेन्स। चौथी बात यह कि पुलिस की स्टोरी बदलती रही। दिसंबर 2006 में यूपी पुलिस ने कहा कि दोनों अक्यूज ने स्कल्स की लोकेशन बताई। सीबीआई की कस्टडी एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस में भी कहा गया कि दोनों ने जॉइंटली एडमिट किया, लेकिन बाद में सारा का सारा फोकस कोहली पर आ गया। पांचवी बात, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लगभग 3000 पेजेस के केस फाइल्स एग्जामिन किए और उन्होंने पाया कि पूरा केस कन्फेशन और एलिजेड रिकवरीज पर टिका था। डीएनए एविडेंस डिस्प्यूटेड था और फिजिकल एविडेंस की चेन कमजोर थी। जिसके बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा कि ये केस अबॉस्ड इन सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ड्यूबियस एंड शिफ्टिंग एक्यूजेशंस बाय पुलिस एंड सीबीआई एंड द एलिजेड स्केपगोटिंग ऑफ अ पुअर डोमेस्टिक वर्कर की कहानी मात्र है। लेकिन 2009 में कोर्ट ने यह नहीं देखा। फरवरी 2009 आ गई और स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोहली और पंढेर दोनों को डेथ सेंटेंस दे दिया। कोहली को 13 केसेस में और पंढेर को 2 में। इसके बाद सितंबर 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को रिम्पा हालदर केस में एक्विट किया और इधर कोहली की डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। इसके बाद फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दी। 2012 में कोहली को 5वां डेथ सेंटेंस मिला, छोटी कविता के केस में 5 साल की बच्ची जो 4 जून 2005 को गायब हुई थी।
और फिर वो दिन आया जो किसी हॉरर फिल्म जैसा था। 3 सितंबर 2014 डेथ वारंट जारी होता है सुरेंद्र कोहली के नाम और हैंगिंग डेट रखी जाती है 12 सितंबर 2014। इसके बाद 4 सितंबर को कोहली को डासना जेल से मेरठ जेल ट्रांसफर किया गया क्योंकि डासना जेल में हैंगिंग की फैसिलिटीज नहीं थी। अब 12 सितंबर 2014 आ गई और हैंगिंग की तारीख, वो तारीख जिसका कोहली को पता था, जिसका उसके परिवार को पता था, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के बाद हैंगिंग पर 1 हफ्ते की स्टे दे दी। कोहली फांसी के तख्ते पर पहुंचकर वापस आ गया। ये मामले चलते रहे और 2017 में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने फिर से कोहली और पंढेर दोनों को डेथ सेंटेंस दिया और फिर 16 अक्टूबर 2023 को एक फैसला आया जिसने पूरे देश को एक बार फिर इस केस की तरफ मोड़ दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच दोनों ने एक स्वर में कहा कि सुरेंद्र कोहली एक्विटेड, मुनिंदर सिंह पंढेर एक्विटेड। 12 केसेस में कोहली इनोसेंट और 2 केसेस में पंढेर इनोसेंट। प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाई। कन्फेशन वॉलंटरी नहीं थी और रिलायबल नहीं थी, और तो और एविडेंस की चेन भी पूरी नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन बॉच्ड अप थी और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की एक्विटल को अपहोल्ड किया और उसे रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। सुरेंद्र कोहली, जिसे 2009 में डेथ सेंटेंस मिली थी, जो 2014 में फांसी के तख्ते के पास पहुंच गया था और जो 16 से ज्यादा साल जेल में रहा, वो 2025 में बाहर आ गया। लेकिन विक्टिम्स के परिवार वो एक बार फिर वहीं खड़े थे जहां 2006 में थे। ना कोई जवाब, ना कोई कातिल और अब इंसाफ भी नहीं। निठारी केस के बारे में जो सवाल आज भी जवाब नहीं पाए वो ये है कि क्या सच में कोहली ने यह सब किया था? अगर उसने कन्फेशन दी थी तो वो कन्फेशन कैसे मिली 60 दिन की सीबीआई कस्टडी के बाद? और क्या वो कन्फेशन जबरदस्ती हुई? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ऐसा ही माना। और क्या पंढेर को पता था? जांच में ये कभी साबित ही नहीं हो पाया। और वो 16 से ज्यादा लोग जो उस बंगले के आसपास से गायब हुए थे, उनके साथ क्या हुआ, ये आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। उन बच्चों के मां बाप जो 2003 से पुलिस के पास जा रहे थे, जिन्हें डिसमिस किया जा रहा था, क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा? निठारी के उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घरों से बच्चे गायब हुए। वो जो पुलिस के पास गए, जिन्हें कहा गया कि तुम्हारे बच्चे भाग गए हैं, जो एक एक करके थाने जाते रहे और जो क्रिकेट बॉल ढूंढते हुए एक प्लास्टिक बैग में हाथ देखते हैं, जिन्हें यह कह दिया जाता है कि यह तो एक जानवर का मांस है। वो सब 2023 में भी वहीं खड़े थे और वो भी खाली हाथ। 2023 में जब एक्विटल्स की खबर आई तो विक्टिम्स के कुछ परिवारों ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि कोहली इनोसेंट था। कोहली के सपोर्टर्स ने कहा कि एक गरीब आदमी को स्केपगोट बनाया गया। अब दोनों के पास अपने तर्क हैं। D5 बंगला आज भी सेक्टर 31 में है, वो नाला आज भी है और वो गली आज भी है। और वो माँ बाप जो 2003 में पुलिस के पास गए थे, जिनके बच्चे आज भी घर नहीं लौटे हैं, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा इंतजार किया, उनके लिए केस आज भी खुला है, आज भी अनसॉल्व्ड है और अब शायद हमेशा रहेगा। निठारी कांड साल 2005 से 2006 तक की वो कहानी है जो आज भी इस देश की सामूहिक स्मृति में एक घाव की तरह है। वो घाव जो कभी पूरी तरह नहीं भरा। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस कहानी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर और अहमद अब्बास। साउंड पर है फरहान हैदर। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।